एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DLED वाला में। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी है DLED फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि आपका विज्ञान विषय का रहने वाला है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। 25 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होता है और इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपका साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर है। इससे पहले आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, ये सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं इसी चैनल पर। इसके साथ साथ एक बार ऑलरेडी हमने पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक सारे पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं मॉडल पेपर के रूप में, ठीक है। तो उन सभी मॉडल पेपर को जाकर आप एक बार जरूर क्लास अटेंड कर लीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको दे दी गई। UP DLED फर्स्ट सेमेस्टर प्लेलिस्ट आपको जाकर चेक कर लेना है। फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दे दिए गए हैं। अब ये दोबारा से आपके मॉडल पेपर की क्लास स्टार्ट हुई है, तो दोबारा से भी आपको देख लेना, क्योंकि इन्हीं पेपरों में से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपको जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसी के साथ सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। नमक का जो विलयन होता है उसमें से नमक प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? क्या वाष्पन कहते हैं, क्या छानना कहते हैं, या निथारना कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कि आप किसी भी घोल में नमक डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें से यदि हम नमक को अलग करना चाहें तो किस विधि के द्वारा नमक को अलग किया जा सकता है? तो वो जो विधि है वो आपकी कहलाती है वाष्पन। वाष्पन विधि के द्वारा आप किसी भी विलयन से नमक को जो है वो अलग कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस मॉडल पेपर की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में, एंड तक बने रहिएगा। और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी परीक्षाएं भी बस होने ही वाली हैं, बहुत जल्द आपकी एग्जाम डेट भी आ ही जाएगी, तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट आ गई। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल है वो कौन सा पहलवान होता है? आपने देखा ही होगा जब वो कोई वेट उठाता है, कोई भार उठाता है, तो भार उठाने में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? क्या चुंबकीय बल कहते हैं, क्या विद्युतीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, फिर पेशीय बल कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल, ठीक है। उस बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या होगा? पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल है वो है पेशीय बल। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? दांत काफी ज्यादा कठोर होते हैं, आपने देखा ही होगा, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो कठोरता पाई जाती है वो किस कारण होती है? कि इनमें कैल्शियम होता है इसके कारण होती है, क्या आयरन के कारण, क्या एनामल के कारण? इनमें से कोई नहीं। तो दांतों में जो कठोरता होती है वो एनामल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं, ठीक है। तो ये दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? एनामल नामक पदार्थ के कारण, ठीक है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया कि जो 1 फुट है, 1 फुट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 1 फुट जो है वो किसके बराबर होता है? 26.48 सेंटीमीटर के, या 28.48 सेंटीमीटर के, या फिर 30.48 सेंटीमीटर के, या फिर 29.48 सेंटीमीटर के। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका 1 फुट होता है वो बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। इसके साथ ही 1 फुट बराबर होता है 12। अगर इंच में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 1 फुट जो है बराबर होता है 12 इंच के, ठीक है, 12 इंच के, ठीक है। इंच में अगर पूछा जाए तो 12 इंच बताएंगे आप, 12 इंच। और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। पौधों की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, पौधों में ये जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पौधों में ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा जो जल होता है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को आप कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों से जल जो है जब निकल जाता है वाष्प के रूप में, तो इस क्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपका 6 आ चुका है, और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न अब जब यहाँ से स्टार्ट हो ही चुके हैं तो हम आपको बता ही देते हैं कि इस PDF फाइल मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है,
और इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है। इससे धरती में पानी का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी का, बारिश का जो पानी होता है उसको एकत्रित किया जाता है और उस एकत्रित किए गए पानी को किसी न किसी कार्य में यूज़ कर लिया जाता है, चाहे वो खेती में यूज़ किया जाए या अन्य किसी कार्य में यूज़ किया जाए, तो इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी को हमेशा बचत करके रखना चाहिए क्योंकि पानी जो है वो अनमोल है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है पानी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या बताना आपको। प्रश्न संख्या 7 है कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल बॉल किस में पाई जाती है और किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेल बॉल जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, किस में, प्लांट सेल में सेल बॉल पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिख दीजिए। तो जो लट्टू होता है, ठीक है, इस तरह से आपने लट्टू होगा, ठीक है, लट्टू आपने यहाँ पर घूर्णन गति करता है। लट्टू जब घूमता है तो वो कैसी गति करता है, उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और सूर्य के चारों, ठीक है, ये सूर्य मान लीजिए, सूर्य आपका सन, इसके चारों पृथ्वी का गति करना, ठीक है, पृथ्वी का एक वृत्तीय कक्षा में, ये आपका अर्थ हो गया, पृथ्वी का एक वृत्तीय कक्षा में जो गति होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। लट्टू की जो गति होगी, अब वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो वो घूर्णन गति होगी, लेकिन जो यहाँ पर पृथ्वी गति कर रही है सूर्य के चारों, इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर। पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियों के नाम लिख दिए। अलैंगिक जनन की विधियों के यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के जो नाम है वो कुछ इस तरह से, मुकुलन हो सकता है, उसमें खंडन हो सकता है, बीजाणुओं के द्वारा जनन हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन भी इसमें हो सकता है। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियाँ मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, बीजाणुओं के द्वारा हो गया, या फिर कायिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है परमाणु, एटम, एटम किसे कहते हैं, परमाणु, ठीक है, परमाणु। एटम बॉम्ब का नाम आपने सुना होगा, परमाणु बम जिसे बोलते हैं, ठीक है, एटम बॉम्ब, ये एटम की बात की जा रही है। तो परमाणु तत्व का, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है। परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग हो सकता है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग तो ले सकता है, किसी भी केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वह उनमें भाग ले सकता है, लेकिन परंतु बताया गया कि वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, फ्री नहीं रह सकता है, ठीक है। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जो भी क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें वह भाग ले सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, यह भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बता दीजिए। हरी पत्तियों में आपको बताइए क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, और जिसकी सहायता से हर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पत्तियों पर, पौधों पर आकर पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो उस प्रकाश को क्लोरोफिल ही अवशोषित करता है, ठीक है। तो ऐसे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्लोरोफिल की प्रमुख जो सहायता है वो पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल अपना प्रमुख योगदान देता है भोजन निर्माण में, यहाँ पर क्लोरोफिल अपना पूरा सहयोग देता है, ठीक है। और इसके साथ अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न संख्या 12, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पर पादप और जंतु में अंतर बता दीजिए। पादप और जंतु में अंतर बता दीजिए, ठीक है। प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं पोषण के आधार पर बताया गया। पादप है, इधर एक तरफ जंतु है। सबसे पहले पादप में यहाँ देख लीजिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, जबकि जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा वे दूसरी चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। जंतु जो हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, बल्कि वो दूसरी चीज़ों को खाते हैं, जबकि पेड़ पौधे ऐसा नहीं कि वे दूसरी किसी चीज़ को पकड़ कर खा जाएं, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद से बनाते हैं और खुद से उसका ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन
जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। और अगला पॉइंट है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जंतुओं में भैया क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 3 है पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है। पौधों में क्या होता है, वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, वो जीवन पर्यंत इस तरह से चलती रहती है, बड़े से होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, इस तरह से वृद्धि चलती रहती है। जबकि जंतुओं में वृद्धि जो एक निश्चित समय तक होती है, उसकी कुछ एक लिमिट होती है, ठीक है, जिसके बाद जंतुओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उनकी एज बढ़ती रहेगी बट ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। इसके साथ पॉइंट नंबर 4 बताया गया कि पौधों में सेल्यूलोज होता है। पौधों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अभी आपको बताया गया कि पौधों की जो सेल्स होती हैं उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल्यूलोज पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और ऊपर ये भी मैंने आपको बताया कि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति यानी कि जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जंतुओं में सेल्यूलोज नहीं होता क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। ठोस, द्रव और गैस की आणविक संरचना का यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो वे समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मूलतः 3 मानी जाती हैं, कि प्रमुखतः 3 पदार्थ की अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ये पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठोस में क्या होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है। जिस कारण वह वस्तु जो होती है बिल्कुल ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इस कारण इन कणों में परस्पर आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है। इन अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। इनकी आकृति और आयतन कैसा होता है, एक निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है। अब बात कर लेते हैं द्रव की। द्रव की संरचना कैसी होती है, आणविक संरचना। द्रवों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। इसके मान लीजिए एक अणु यहाँ पर स्थित है, 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 ठीक है। इस तरह से इसके अणुओं में कुछ दूरियां होती हैं, कुछ दूरी पर ये स्थित होते हैं, ठीक है। ठोस की तुलना में ये कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान भी पाया जाता है, जिस कारण इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ठोस पदार्थ के अणुओं की तुलना में कम होता है। तो इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, और ये पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, हमारा जो पानी है ये क्या है, एक तरह से गैस है, एक तरह से द्रव है। पानी क्या है, एक तरह से ये द्रव है। आपका पानी क्या है, पानी एक द्रव है, ठीक है। इस तरह से पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक। तो पानी, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इनके अणुओं के बीच थोड़ा गैप होता है, जिस कारण इनके बीच जो आकर्षण बल होता है इनके अणुओं के बीच वो ठोस पदार्थों की अपेक्षा कम लगता है, आकर्षण बल। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो गैसीय पदार्थों में अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। जैसे कि एक अणु यहाँ पर स्थित है, एक अणु ऐसे यहाँ पर स्थित है, ऐसे एक अणु यहाँ पर स्थित है, ऐसे दूर दूर अणु इसके जो होते हैं वो स्थित होते हैं, ठीक है। जिस कारण इनके अणुओं के बीच क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ठोस और द्रव के अपेक्षा गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, बिल्कुल नगण्य होता है, ठीक है। अतः इनकी जो आकृति और आयतन है वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इनकी कोई आकृति नहीं होती और कोई ही इनका आयतन नहीं होता है, ठीक। तो इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिख दीजिए। तो कैंसर होने के कारणों में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है, इसलिए जो भी यहाँ पर इस तरह का सेवन करता है, जो भी भाई, वो इससे दूर रहे। कैंसर हो सकता है इससे आपको। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर सबसे प्रमुख रोग है। इसी कारण गवर्नमेंट भी लगातार आपको सचेत करती रहती है कि दूर रहिए, इससे बच कर रहिए। इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचकर रहिए। देख सकते हैं कैसे खतरनाक जो यहाँ पर तत्व हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। निकोटीन, आर्सेनिक, देख लीजिए, क्रोमियम आदि जो खतरनाक तत्व हैं वो मिला दिए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इससे दूर रहिएगा। तो तंबाकू का ज़्यादा नशा करने से स्वाद और सूंघने की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। साथ ही अस्थमा और कई संक्रमण
रोग हो जाते हैं, कई असंक्रमण रोग भी इससे हो जाते हैं, अस्थमा जैसी बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे बचकर रहना है, किसी को भी इसके पास नहीं जाना। अगला प्रश्न संख्या 15, श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इसके प्रकारों को बता दीजिए। ठीक है, इसके प्रकारों को भी बताना है। ठीक है, तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को कृमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को आप श्वसन कहते हैं। श्वसन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से आपका जो रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला श्वसन आपका ऑक्सी श्वसन, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हम, जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों और जीवों को ऑक्सीजीवी ठीक है एरोब्स कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपको एनारोबिक एस्पिरेशन यानी कि अनॉक्सी श्वसन के बारे में बताया गया। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती वहाँ पर जब श्वसन होता है तो इस कारण इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप आपका एथिल अल्कोहल बनता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपका अनॉक्सी श्वसन होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर मिलते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रश्न इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इन मॉडल पेपर को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। द्रव्य एवं ऊर्जा से क्या समझते हैं आप? तो द्रव्य यानी कि मैटर क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास होता है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण आपका मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दरवाजा हो गया, तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य लकड़ी से निर्मित है। इनमें मेज, कुर्सी, दरवाजा द्रव्य नहीं है, वे केवल वस्तु हैं। ठीक है। इसके बाद बताया गया परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक द्रव्य है। ठीक है, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी क्या एक द्रव्य है। द्रव्य के अंदर उदाहरण है लोहा हो गया, तांबा हो गया, वायु हो गया, जल आदि, ये सारी की सारी क्या है? ठीक है, मेज, कुर्सी और दरवाजा, ठीक है, ये द्रव्य नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का निर्माण जिस वस्तु से हो रहा है, मेन चीज़ क्या है? लकड़ी है। मेन चीज़ क्या है? लकड़ी से ही बनती है आपकी कुर्सी, मेज, दरवाजे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लकड़ी की बात कर रहे हैं, वैसे तो और भी कई सारी चीज़ों के आजकल बनने लगे, लेकिन हम यहाँ लकड़ी के बारे में बात करें तो मेज, कुर्सी, दरवाजे ये लकड़ी के आपने देखे होंगे बनते हैं। तो लकड़ी क्या? लकड़ी द्रव्य है। ठीक है, ना कि मेज, कुर्सी, दरवाजा द्रव्य है। मेज, कुर्सी, दरवाजा द्रव्य नहीं है, लकड़ी जो है वह द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया लोहा ये भी एक तरह का द्रव्य है, तांबा हो गया, वायु हो गया, जल आदि ये द्रव्य है। और प्रत्येक द्रव्य जो है वो परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, आगे बताया गया एनर्जी, ऊर्जा भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा जो है वो द्रव्यात्मक, कैसा? मटेरियल नहीं होता है। ऊर्जा मटेरियल यानी कि द्रव्यात्मक नहीं होता है, अर्थात उसमें भार, आयतन नहीं होता है, परंतु ये अनेक रूपों में पाई जाती है, जिसमें ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया। ठीक है, ये इन रूपों में ऊर्जा आपकी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, इसमें आपसे पूछा गया कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, और पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण के द्वारा आपको समझना है। तो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसे। तो कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है, कायिक प्रवर्धन जो है वो प्रजनन या जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। जिसकी यहाँ पर आपने देखा ही होगा, जो गुलाब का फूल होता है उसकी टहनी को आप काटकर कलम बना कर दूसरी जगह लगाते हैं, तो इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है और नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, तना आपने देखा ही होगा जो गुलाब का फूल होता है उससे, पत्ती हो गया, कलिका आदि हुआ, इनसे नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बताया गया कि कायिक प्रवर्धन 2 यहाँ पर उदाहरण निम्न प्रकार हैं। एक अजूबा हो गया, ब्रायोफाइलम के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादपकाय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके अलावा आलू में भी आपने देखा होगा जो आपका आलू होता है। ठीक है, आलू का कोई बीज वगैरह आपको नहीं मिलता है जब आप उसे जमाते हैं, आलू के ही टुकड़े करके आप उसे जमीन के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आलू क्या है? कंद है। कंद में उपस्थित कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं और परवशियों में
कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म दे देती है। ठीक है, छोटी छोटी यहाँ पर इसमें कलिकाएं निकल आती हैं, आपने देखा ही होगा सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में। तो उन्हें जब यहाँ से आप काट कर लगा देंगे ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो उसी से क्या होता है, जो आलू का जो पौधा है वो बन जाता है। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 आपका, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इस कारण नुकीली होती हैं क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी लगभग वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क हो जाता है। मरुस्थलीय जगह पर आपने दिखाई होगा पानी की कमी होती है और वहाँ पानी ज़्यादा नहीं पाया जाता है। अतः पत्तियों से पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। आपने देखा ही होगा हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। हरे पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर पत्तियां हरी होंगी तो उनमें वाष्पोत्सर्जन होगा। अभी प्रश्न संख्या 1 आपका वाष्पोत्सर्जन से ही रिलेटेड था, लेकिन जब वो ये पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी तो उनमें वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं पाएगा। तो जिसके कारण वहाँ की जो पौधों की पत्तियां हैं वो कांटों के रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों के रूप में। तो इस तरह से आज का ये प्रश्न पत्र यहीं पर समाप्त होता है। इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिल सके। बाकी इस पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर को मैंने आपको बता ही दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और लगातार यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको ऑलरेडी एक बार सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए इसी चैनल पर, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।